जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया कि कोरोना काल के समय स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए 10th क्लास की और 12th क्लास की हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। तो आज मैं 10th क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे ध्यान रखना कि नोटबुक अपनी साथ लेकर बैठे, और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ नोट करवाता हूँ, बोलता हूँ, उसी प्रकार आप अपनी नोटबुक में से नोट करें। तो मित्रों स्टार्टिंग करते हैं। देखिए अपना जो 10th का एसएस का सिलेबस है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसमें 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला अपना इतिहास हिस्ट्री है, दूसरा अपना राजनीति विज्ञान, तीसरा इसमें भूगोल है, और चौथा हमारा अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, वो स्टार्टिंग हम करेंगे राजनीति विज्ञान के टॉपिक से। देखो राजनीति विज्ञान में कुल जो लेसन है वो 3 लेसन हैं, 5, 6 और 7। तो स्टार्टिंग जो हम 10th में करने जा रहे हैं वो तीनों टॉपिकों से, तीनों लेसनों से करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर अपना 6 है, केंद्र सरकार। देखो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूं सरकार क्या। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से अपना घर होता है, उस घर को चलाने के संचालन करने के लिए हम एक मुखिया को चुनते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए, संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए जो संस्था होती है, उस संस्था को ही हम क्या कहते हैं, सरकार। अर्थात राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था या शासन का संचालन करने वाली संस्था को ही क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, अर्थात भारत जो कि एक राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों से मिलकर भारत बनता है और भारत एक संघ कहलाता है। अतः भारत में भी सरकार को 2 भागों में, अर्थात 2 तरीके से शासन का संचालन करती है। पहली जो हमारी सरकार है वो है संघीय सरकार, जिसका दूसरा नाम केंद्र सरकार भी कहते हैं, और दूसरी हमारी है राज्य सरकार। तो दोबारा से डिफाइन करते हैं कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था तथा राज्य का शासन चलाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। और भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है और भारत में 2 प्रकार की सरकारें मिलती हैं। पहली हमारी संघीय सरकार या केंद्र सरकार, और दूसरी हमारी राज्य सरकार। तो आज हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, हमारा जो लेसन का नाम है वो क्या है, केंद्र सरकार। अर्थात संपूर्ण भारत का संचालन करने वाली जो सरकार है उसे हम संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार को शुरू करते हैं। तो देखो मित्रों, ये जो हमारी सरकार होती है, जिस प्रकार से हमारा शरीर है, शरीर का निर्माण अंगों से मिलकर होता है, वैसे ही सरकार जो शासन चलाती है वह शासन में भी इसके अंग होते हैं, और सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं कुल कितने, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला अंग है
व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका भी कहा जाता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है हमारा न्यायपालिका। तो सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं वो समझिए। देखिए, व्यवस्थापिका अर्थात व्यवस्था बनाना, शासन को संचालित करने के लिए, अर्थात कोई भी हम सिस्टम होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो उसको चलाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था बैठाते हैं कि प्लानिंग क्या, किस प्रकार से संचालन करना। तो संपूर्ण जो कानून बनते हैं व्यवस्था को चलाने के लिए, उन कानूनों का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? व्यवस्था। अर्थात जो व्यवस्था बनाती है शासन को किस प्रकार से चलाना है, उसके लिए जो नियम कानून बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्था। तो व्यवस्थापिका का जो कार्य हुआ, क्या हुआ? कानूनों का निर्माण करना। क्योंकि शासन का जो संचालन होता है वो किससे होता है? कानूनों से। कानून बनेंगे तभी शासन का संचालन होगा, और इन कानूनों का जो निर्माण होता है वो कौन करती है? हमारी व्यवस्था। अब देखिए, ये जो व्यवस्थापिका है इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, लंदन इंग्लैंड की बात करूं तो ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं। उसी प्रकार भारत में केंद्रीय जो हमारी व्यवस्थापिका है उसे क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो कानूनों का निर्माण होता है वो कहां पर होता है? संसद में होता है, और संसद ही हमारी क्या होती है? व्यवस्थापिका। अब ये जो संसद है ये भी 3 चीजों से मिलकर बनती है। अर्थात भारत की जो व्यवस्थापिका है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? पहला, सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। कैसे? क्योंकि कानून का निर्माण मैंने अभी आपको बताया कि व्यवस्थापिका में होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है? तो जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा से पारित होने के बाद वो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो कानून का निर्माण मैंने आपको बताया कहां होता है? व्यवस्थापिका में, और भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या कहते हैं? संसद में। और ये निर्माण किन किन के माध्यम से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में आया तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार केंद्रीय सरकार में कानून निर्माण प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भाग लेते हैं, और इनसे मिलकर ही हमारी क्या बनती है? संसद। और संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण। अब हम आगे चलते हैं कार्यपालिका। देखो, कानून का निर्माण हो गया, अब कानून का क्या होगा? क्रियान्वयन होगा, अर्थात उसे लागू किया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि आपके लिए कानून बन चुका है और आपके इन कानूनों का पालन करना, कानून के अनुसार कार्य करना। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या हो गया? कानून का क्रियान्वयन करना या फिर लागू करना। व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण हुआ, लेकिन इस कानून का क्रियान्वयन और लागू जो किया वो किसने किया? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री
और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए इसकी कौन होती है? मंत्री परिषद। मैंने आपको बताया क्योंकि भारत में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, और भारत में जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो संपूर्ण कार्य जो वास्तविक तौर पर कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और नाम मात्र तरीके से कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता उन सब में वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की क्या लेता है? सलाह और परामर्श लेता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका का निर्माण किन किन से मिलकर होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानूनों का क्रियान्वयन करना या कानूनों को लागू करना। कानून बन भी गए, कानून लागू भी हो गए। अब जब कानून लागू हो जाता है तो उस कानून की सही तरीके से पालना हो रही है या नहीं। यदि कोई उस कानून को तोड़ता है तो उस तोड़ने के एवज उसे दंडित कैसे किया जाए, तो वह सारे कार्य कौन करती? हमारी न्यायपालिका। अर्थात कानूनों की रक्षा करने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या हुआ? कानूनों की रक्षा। दोबारा से रिपीट करते हैं कि सरकार 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानूनों का निर्माण कहां होता है? व्यवस्थापिका में। कानूनों को लागू कहां किया जाता है? कार्यपालिका से। और कानूनों की रक्षा कौन करती है? हमारी न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका को, अब भारत में जो न्यायपालिका है उसके 4 स्तर बनाए गए हैं। सबसे बड़ा न्यायपालिका का जो स्तर है वो हमारा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो कार्य करते हैं हमारे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे अपने आते हैं जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के सबसे निचला जो स्तर होता है वो होते अधीनस्थ न्यायालय। अर्थात भारत में जो न्यायपालिका का जो न्याय प्राप्त करने का एक क्रम है, सबसे निचले स्तर पर कौन से हमारे न्यायालय होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। उससे ऊपर हमारे जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, और संघीय स्तर पर अर्थात देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जिसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य माना जाए। तो हम जो हमारा जो पहला लेसन है केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका में संसद पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पढ़ेंगे। उसके बाद हम कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो अंग है न्यायपालिका, इस न्यायपालिका में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। बाकी जो न्यायालय है उच्च न्यायालय उसमें हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए या इसके लीजिए। ओके, तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम संसद। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है संसद। और अभी मैंने आपको बताया कि संसद का जो निर्माण होता है वो किन किन से मिलकर होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। और इन तीनों का वर्णन भी भारतीय संविधान की जो धारा लोकसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 80 से प्रारंभ होता है, और राष्ट्रपति का जो मिलता है वो अनुच्छेद 52 से प्रारंभ। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग जो करने जा रहे हैं संसद के बारे में। और संसद का जो मैंने आपको बताया गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा की। तो हेडिंग डाल लीजिए लोकसभा। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा का जो वर्णन भारतीय संविधान की धारा किसमें किया गया है? 81 में किया गया। लोकसभा
संसद का निम्न, अस्थायी तथा लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो लोकसभा हमारी निम्न, अस्थायी और लोकप्रिय सदन कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको लोकप्रिय? क्योंकि लोकसभा में बैठने वाले सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष जनता के बीच में से ही चुने जाते हैं। इसी कारण इन सदस्यों को या इस सदन को क्या कहते हैं? हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। अस्थायी और निम्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है और इसे कभी भी किसी भी समय भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे निम्न अस्थायी सदन कहा जाता है। अब लोकसभा में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लोकसभा की नंबर 1 सदस्य संख्या। देखिए, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे लागू किया गया था, उस समय लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या निश्चित की गई थी वो की गई थी 5। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती गई तो जनसंख्या बढ़ने के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा। तो वर्तमान की जो मैं बात करने जा रहा हूं, लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो है 552। इन 552 सदस्यों में से 550 सदस्य होते हैं निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है कि जिनका चुनाव होता है, जो चुनकर आते हैं, उन सदस्यों को हम क्या कहते हैं? निर्वाचित सदस्य कहते हैं। और लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 550। अब बचे कितने? 2 सदस्य। इन 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है, अर्थात इन्हें क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत का अर्थ होता है कि इन सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, इन्हें राष्ट्रपति मन से उस पद पर बैठाता है। अब किन्हें बैठाएगा? सिर्फ उन्हीं सदस्यों को बैठाएगा जिनका संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय से हो। अर्थात एंग्लो इंडियन कह सकते हैं कि जो समुदाय आंग्ल भारतीय होगा उसी समुदाय से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी? 552। इसमें से 550 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये तो मैंने बात की अधिकतम, लेकिन वर्तमान में है कितने वर्तमान सदस्य? वर्तमान में हमारी लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं वो है 545 सदस्य। और इन 545 सदस्यों में 543 तो क्या होते हैं? निर्वाचित, और 2 सदस्य क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखो बच्चों, यहीं पर आपका सदस्य संख्या का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 552। इन 552 में से निर्वाचित 550 हो सकते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं जिनका संबंध किस समुदाय से होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने? 545 हैं। और इन 545 में से 543 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और बाकी 2 सदस्य राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से क्या करता है? मनोनीत। तो हमारा पहला जो टॉपिक है लोकसभा के गठन में सदस्य संख्या क्लियर। आगे चलते, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो कुल जो लोकसभा में सदस्य बैठ सकते उसके बारे में पढ़ा। दूसरी क्या है कि इन सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्थात कौन सा सदस्य लोकसभा में जा सकता है, उसमें किन किन योग्यताओं का होना अति आवश्यक। तो सबसे पहली जो योग्यता कि वह भारत का नागरिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब तक कोई सदस्य
कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा और लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो पहली इंपॉर्टेंट योग्यता उसमें क्या होनी चाहिए कि उसका संबंध या उसकी नागरिकता किसकी हो, भारत की। दूसरा उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, अर्थात 25 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। जब तक उसकी आयु 25 वर्ष की ना हो जाए तब तक वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, वह भारत की किसी भी अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना अब देखिए इसमें दो शब्द आए हैं कि वो एक तो क्या नहीं हो, पागल, और एक क्या ना हो, दिवालिया। पागल किसे कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें सोचने और समझने की क्षमता ना हो, तो उसकी घोषणा अदालत द्वारा की जाती है कि यह व्यक्ति सोचने और समझने में असमर्थ है, तो उसे पागल जो घोषित किया जाता है वो किसके द्वारा, अदालत द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें शब्द है दिवालिया, अर्थात कि कोई व्यक्ति इतना कर्जदार हो जाए कि वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो उसे अदालत द्वारा क्या घोषित किया जाता है, दिवालिया घोषित किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित हो, वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना, सीधे शब्दों में कहा जाए कि वो किसी सरकारी पद पर, अर्थात कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए जहां से उसे लाभ अर्जित हो रहा है। तो जिस व्यक्ति में ये चारों योग्यताएं होती हैं कि वो भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष का हो, वह पागल या दिवालिया अदालत द्वारा घोषित ना हो, और वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, ऐसा ही व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो दोबारा रिपीट करते हैं कि सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष का हो, और अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तीसरा हमारा है निर्वाचन, कि लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है और इसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत मत पद्धति द्वारा किया जाता है, तथा इसमें वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति भाग लेते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष रूप से का अर्थ होता है कि सीधे जनता इन्हें वोटिंग सिस्टम से, चुनाव के माध्यम से चुनती है। किस मत पद्धति से, साधारण बहुमत मत पद्धति। अब साधारण बहुमत मत पद्धति क्या होती है कि इस मत पद्धति में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट में से जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वही विजेता घोषित होता। मान लो कि 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी।
कुल जो वोट डले मान लो 10,000 डले, ए को मिले मान लो 4,000 वोट, बी को मिले 5,000 वोट, सी को 400 वोट और डी को 600 वोट। अब इनमें से जो सर्वाधिक मत प्राप्त कर रहा, कौन मत प्राप्त कर रहा सर्वाधिक? बी। तो वही कैंडिडेट विजेता घोषित होता है और यह मत पद्धति हमारी क्या कहलाती है? साधारण बहुमत मत पद्धति। अब इस चुनाव में भाग कौन लेता है? अभी मैंने आपको दिखवाया कि इसमें सिर्फ वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति भाग लेते हैं। वयस्क किसे कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? वयस्क। और भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु निर्धारित की गई है वो कितने वर्ष की गई है? 18। अर्थात यदि भारत में कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे कौन सा मताधिकार प्राप्त हो जाता है? वयस्क मताधिकार, अर्थात मत डालने का, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम पढ़ाएंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आप जब लिख लोगे तो आपको ये याद रहेगा। बाकी जो अपना टॉपिक है वो कल के लिए, कल आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा।